तो हम शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ये तीनों लॉज क्लासिकल मैकेनिक्स का फाउंडिंग ब्लॉक्स है। तो 3 लॉज है, हम शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ से। देखिए, इसे हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये रहा पहला डेफिनेशन, पहला तरीका, और ये रहा दूसरा तरीका। पहला जो है ये लेस टेक्निकल है और दूसरा जो है ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। तो शुरुआत करते हैं पहला डेफिनेशन से। ये हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं। मान ले कि ग्राउंड है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान ले कि एक गेंद रखा हुआ है, यहां पर एक बॉल है। तो ये बॉल जो रुका हुआ है, इसका स्पीड जो है ये स्पीड 0 है। तो ये जो रुका हुआ है, क्या ये अपने आप मूव करने लगेगा? ये ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान ले कि ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, तो ये बॉल अपने आप मूव नहीं करेगा। कब मूव करेगा? अगर मान ले कि आप इस बॉल को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, या फिर अपने तरफ खींच रहे हैं। इस केस में ये बॉल मूव करना शुरू करेगा। ये तो रुका हुआ था, इसका जो स्टेट था वो स्टेट ऑफ रेस्ट था। आपने उस स्टेट को चेंज कर दिया, लेकिन कैसे चेंज किया? अपने आप चेंज नहीं हुआ, आपने इसे खींचा या धकेला। ये जो खींचना या धकेलना होता है, इस प्रोसेस में हम इस बॉल पे अप्लाई करते हैं एक फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉल तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक हम इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यहां से अगर आप इसका फर्स्ट डेफिनेशन देखें तो आप यहां पर इसका एक पार्ट को समझ सकते हैं कि हर एक बॉडी ये कंटिन्यू करेगा अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट है। मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात अभी नहीं करूंगा। ये जो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट है, जो कि ये था, रुका हुआ था, इसका जो स्टेट था वो स्टेट ऑफ रेस्ट था। तो ये वो कंटिन्यू करेगा कब तक? जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला अगर आप देखें कि कहा जाता है कि एक बॉडी कंटिन्यू करता है इसका यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक हम इस पे बाहर से फोर्स नहीं लगाते। मतलब कि ये मान ले एक बॉल है, वो मूव करते जा रहा है, वो मूव कर रहा है, तब तक वो मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में और उसी मोशन के साथ, मतलब उसी स्पीड के साथ, जब तक आप इसमें बाहर से फोर्स नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर मान ले कि यहां पर एक बॉल है और हमने इस पे लगा दिया इनिशियली एक फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया कम समय के लिए, तो इसमें मिल गया एक स्पीड। आपने इस बॉल को धकेल दिया, मान ले फुटबॉल है, आपने इसे किक कर दिया, तो ये बॉल आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कुछ दूर बाद ये बॉल जाके रुक जाता है। यहां ये मोशन में रहता है, धीरे धीरे इसका जो स्पीड है वो घटते जाता है और अंततः एक समय आता है जहां पर कि ये बॉल रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो कहा गया है कि हर एक बॉडी अपना जो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में है, इसे वो कंटिन्यू करेगा जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। तो यहां तो हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी ये बॉल जो है ये कुछ दूर जाके रुक जाता है। आप ये प्रैक्टिकली देखते हैं, डेली लाइफ में हम इसे देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का वायोलेशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहा गया है कि जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक। लेकिन जब बॉल रोल करता है, ये बॉल मान ले ग्राउंड पे रोल कर रहा हो, तो यहां पर एक्ट करता है फ्रिक्शन। मैं ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन एक्ट करता है, ये आपको भी पता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है। फ्रिक्शन कम हो जाता है तो हम फिसल के गिर जाते हैं। गाड़ी के टायर्स को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि रोड के साथ टायर का जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा हो, ताकि गाड़ी जो है वो स्किड ना करे। तो वो जो टर्म है वो फ्रिक्शन है। तो इस फ्रिक्शन के कारण होता यह है कि इस बॉल पे एक पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है ग्राउंड। हमेशा ये पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन रुका हुआ होगा तब अप्लाई नहीं करेगा। तो जब ये मोशन में होगा, रिलेटिव मोशन में होगा ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहेगा, तो ग्राउंड इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। वाइस वर्सा ये ऑब्जेक्ट भी ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन वो मुद्दा नहीं है फिलहाल हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हैं।
तो ऑब्जेक्ट पे चूंकि पीछे की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है बाहर से फोर्स, इसीलिए ये रुक जाता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन आप सोच सकते हैं कि बाहर से फोर्स इस पे नहीं लग रहा हो और ये हमेशा मोशन में ऑब्जेक्ट चलते रहे? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अर्थ बाउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब जो मूव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फ्रिक्शन एक्ट करता है उसमें, या फिर विस्कस ड्रैग एक्ट करता है, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो एक्ट करता है। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाएं, सोचे, जाने का जरूरत नहीं है, आप सोचे कि स्पेस में जो होता है, स्पेस में ऑब्जेक्ट्स जो मूव करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज जो मूव करता है, क्या वो रुक जाता है कुछ दूर चल के, या हमेशा मूव करते रहता है? वो हमेशा मूव करते रहता है। ऐसा क्यों होता है? जब तक उस पे बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो अपना जो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसे कंटिन्यू करता है। आप कंसीडर करें कॉमेट को। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ, ये सूरज है मान ले, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी जो है ये घूम रही है हमेशा। ऐसा नहीं है कि 10-12 साल घूमने के बाद पृथ्वी रुक जाती है। धरती रुकती नहीं है, अर्थ जो है ये अपना जो मोशन है ये कंटिन्यू करता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो ये कि यहां पर फोर्स एक्ट करता है। जैसे कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का जो इंस्टैंटेनियस मोशन होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो मोशन होता है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री होता है। और हमें पता है कि एक वेक्टर को अगर 90 डिग्री में हम रिजॉल्व करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 बनता है, उसका वो कंपोनेंट 0 बनता है, मुझे कहना चाहिए। तो इसी फोर्स को अगर मैं इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा तो ये 0 बनेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस डायरेक्शन में 0 होगा। हेंस हम कह सकते हैं कि अर्थ जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये वाला जो डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका जो मोशन है, ये मोशन कंटिन्यूअसली ये कंटिन्यू करता है, हमेशा ये होता है। अर्थ मान ले अगर कुछ देर बाद घूमते हुए यहां पर आ जाए तो यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अब इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो मोशन होगा अर्थ का वो इस डायरेक्शन में होगा, अब भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसी के कारण हम कह सकते हैं यहां पर कुछ हद तक कि जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है उस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है, या फिर कहें उस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसका जो मोशन है, उस मोशन का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करता है। हालांकि करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, मैं और ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। आप मान ले अगर सर्कुलर मोशन होता, अगर अर्थ का मोशन सर्कुलर होता तो इसका जो स्पीड है, इस स्पीड में कोई वेरिएंस नहीं होता, वो चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट रह जाता। लेकिन चूंकि इसका पाथ जो है पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होता है, एलिप्टिकल होता है, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं उन सारे चीजों पे बात नहीं करूंगा। फिलहाल आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मूव करते रहे जब तक कि हम बाहर से इस पे फोर्स न लगाएं। मैं एक सिचुएशन आपको दे रहा हूं जो कि पहला वाला जो डेफिनेशन था उसको बेहतर तरीके से एक बार देख ले और इस सिचुएशन को कंसीडर करें कि मान ले एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ ऐसे, ये मान ले एक बॉल है, आप इसे धकेल रहे हैं, आप इसे इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं और बराबर फोर्स के मैग्नीट्यूड से आप जितना ताकत लगा रहे हैं उतनी ही ताकत से आपका दोस्त जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बॉल को धकेल रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या ये बॉल मूव करेगा? ये बॉल मूव नहीं करेगा। पर हम तो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाहर का जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। फोर्स तो है, दो फोर्सेस हैं, ये और ये। फिर भी ये जो अपना स्टेट है, इस स्टेट को, इसका स्पीड जो 0 है, इस स्टेट को जिसे कि हम कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, इस स्टेट को ये कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा क्यों?
अब आता है थोड़ा ज्यादा टेक्निकल जो टर्म है या ज्यादा टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो। अगर एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करें और सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सारे फोर्सेस को जोड़ के जो नेट फोर्स पता करना है उसके लिए हमें वेक्टर सम ही कंसिडर करना होगा। तो इन सब फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो अगर जीरो हो, यहां पर देखें इन दोनों का वेक्टर सम जो जीरो है, मान ले कि आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का और ये आपका दोस्त भी फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मैं यहां सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये न्यूटन जो है ये फोर्स का एक यूनिट है, जैसे मीटर डिस्टेंस का यूनिट है उसी तरह से न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल यहां पर। तो आप जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आपका दोस्त उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो वेक्टर सम जब आप पता करेंगे, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स, तो वेक्टर सम आप जब पता करेंगे तो इस तरह के सिचुएशन में होता क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होता है। वैसे भी आप प्रैक्टिकली भी इसे समझ सकते हैं, आप जितना ताकत लगा के एक ऑब्जेक्ट को धकेल रहे हैं उतना ही ताकत से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई धकेले तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सो जब वेक्टर सम जीरो होगा तब जो पार्टिकल है ये अनएक्सिलरेटेड रहेगा। अब अनएक्सिलरेटेड किस किस केस में हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इस केस में ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये अनएक्सिलरेटेड हुआ। अगर ऑब्जेक्ट मान ले मूव कर रहा है, इसका कुछ स्पीड है, कुछ देर बाद आपने देखा कि वो ऑब्जेक्ट वैसे ही मूव कर रहा है और उसका स्पीड जो है उतना ही है, तो इस पूरे पाथ में अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल मूवमेंट हो, तो इस पूरे पाथ में इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन जीरो होगा। दैट मीन कांस्टेंट स्पीड से भी अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो हम कहते हैं एक्सीलरेशन उसका जीरो होता है, क्योंकि हमें पता है एक्सीलरेशन जो है ये चेंज इन वेलोसिटी, याद रखें चेंज इन स्पीड नहीं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम होता है। और ज्यादा टेक्निकली कहें तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। चलिए इन सारा चीजों पे बात नहीं करेंगे अभी, तो फिलहाल देखें चेंज इन वेलोसिटी ये जीरो है, तो चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो है, टाइम कुछ भी लगे तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो एक ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड कांस्टेंट रहे और वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम कहते हैं उसका एक्सीलरेशन जीरो है। एक और केस कंसीडर करते हैं कि मान ले एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में और स्पीड इसका जो था ये था मान ले 5 मीटर पर सेकंड, और कुछ दूर बाद आपने देखा कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये जो है ये अपना डायरेक्शन बदल दिया, डायरेक्शन बदल गया इसका, लेकिन इसका जो स्पीड है वो अब भी 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो ऐसा जो हुआ, ये जो अपना डायरेक्शन बदल दिया, जिससे कि हम कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन में नहीं रहा, तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में तो होगा, इसका मोशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वो अब स्ट्रेट लाइन में नहीं रहा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, वरना हमने तो ये देखा है ना कि वो कंटिन्यू करेगा अपना यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, पर ये तो अब स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बाहर से फोर्स लगा होगा, डेफिनेटली लगा होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में किसी एक सर्टेन स्पीड के साथ, जब तक आप इसे एक्सटर्नली कोई और फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक ये अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। बिना फोर्स लगाए ये अपने आप इस तरह से मुड़ नहीं सकता है। तो मुझे लगता है न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे।